अरे रेवती, जरा देख तो, तेरे लिए खेत से कितनी ताजी और हरी भरी घास लाई हूँ। कुसुम की आवाज गौशाला के शांत वातावरण में गूंज उठी। कुसुम ने प्यार से रेवती के सर पर सहलाया, फिर धीरे से हरी भरी घास का गट्ठा उसके सामने रख दिया। मेरी प्यारी गाय, पेट भर कर खा, कुछ ही दिनों में तेरा बछड़ा जन्म लेगा। काश इस समय तुझे अच्छा खाना खिला पाती, पर क्या करूं, इतनी हमारी हैसियत ही नहीं है। इस घास के सिवा तुझे और कुछ खिला नहीं सकते। कुसुम और उसका पति देवव्रत गोकुलपुरा गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। उनका जीवन संघर्षपूर्ण पर संतोषजनक था। कुसुम अपना पूरा दिन घर के कामों और रेवती की देखभाल में लगाती थी, जबकि देवव्रत अपने पसीने की हर बूंद खेतों में बहाता, मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। इसी तरह रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझते हुए उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी। एक दोपहर जब कुसुम गौशाला में झाड़ू लगा रही थी, देवव्रत वहां आया। तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हो? भूल गई क्या कि तुम भी तो गर्भवती हो? अपना ख्याल रख रही हो ना? समय पर खा पी रही हो कि नहीं? हाँ, मैं सब कुछ समय पर कर रही हूँ। हमारी रेवती भी तो गर्भवती है, कुछ ही दिनों में उसे भी बछड़ा होगा। ऐसे वक्त में उसका भी तो ख्याल रखना जरूरी है ना। बस अफसोस इस बात का है कि उसे घास के सिवा आप कुछ पौष्टिक खिला नहीं सकते। चिंता मत करो भाग्यवान, रेवती का बछड़ा होते ही हमारे गरीब परिवार में थोड़ी खुशहाली आएगी। बछड़ी के दूध पीने के बाद जो दूध बचेगा, उसे बेचकर हमें जो पैसा मिलेगा, उससे मैं तुझे अच्छा खाना खिला सकूंगा। अब चलो, बहुत देर हो गई है, हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लो। तुम भी तो सुबह से खेत पर काम कर रहे हो। दोनों फिर अपने छोटे मिट्टी के कमरे के अंदर चले गए। ठीक उसी क्षण एक बूढ़ा व्यक्ति उनके घर के पास से गुजरा। उसकी तिरछी नजर रेवती गाय पर पड़ी। वाह, ये गाय तो बहुत मोटी और तंदुरुस्त है, जरूर बहुत दूध देगी। अगर इसे चुरा कर ले जाऊं तो कोई देखने वाला भी नहीं है। उसने जैसे ही रेवती की रस्सी खोली, रेवती जोर जोर से रंभाने लगी, लेकिन बूढ़े ने फुर्ती से अपने मुंह के सामने कुछ बुदबुदाया। एक अजीबोगरीब मंत्र। अगले ही पल रेवती शांत हो गई, जैसे किसी अदृश्य बंधन में आ गई हो। वो बूढ़े के साथ साथ बिना किसी विरोध के चलने लगी। अंदर देवव्रत ने रेवती की अचानक शांत हुई आवाज पर ध्यान दिया। बात क्या है? रेवती इतनी जोर से रंभा के एकदम चुप हो गई। इन दिनों इतनी गर्मी पड़ रही है, शायद उसे भी बहुत गर्मी लग रही है। तुम खाना खाने के बाद रेवती को तालाब से नहला कर लाओ। बूढ़ा रेवती को अपने वश में करके तेजी से गांव से बाहर घने जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी। आज मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। बलि के लिए अच्छा पशु मिला है। बूढ़ा बुदबुदाया। उसकी आवाज अब गहरी और भयानक लगने लगी थी। आज मैं इस मुर्गी की बलि चढ़ाऊंगा। तू डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तेरा बछड़ा होने के बाद मैं तेरा दूध अपने तंत्र मंत्र में इस्तेमाल करूंगा, इसीलिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तू बेफिक्र रहे। एक भयानक कर्कश हंसी उसके गले से निकली और अगले ही पल बूढ़े का भेष बदल गया। उसकी जगह एक खूंखार तांत्रिक खड़ा था। उसके माथे पर लाल भस्म, उसकी आंखें लाल और हाथ में एक डमरू। रेवती सम्मोहन में बंधी उसके साथ जंगल के बीचों बीच तांत्रिक की पुरानी जर्जर कुटिया तक पहुंच गई। इधर देवव्रत ने गौशाला में जाकर देखा तो रेवती वहां नहीं थी। भाग्यवान, भाग्यवान, रेवती कहाँ है? गौशाला में तो नहीं है। देवव्रत की आवाज सुनते ही कुसुम दौड़कर वहां आई। हाली गौशाला देखकर उसके दिल में सन्नाटा छा गया। ये क्या? मेरी रेवती कहाँ गई? कहाँ गई मेरी रेवती?
रेवती, ओ रेवती, कहाँ गई मेरी बच्ची? ए रामू, मोहन, सीमा, तुमने मेरी रेवती गाय को इधर से जाती हुई देखा क्या? सीमा, तुमने मेरी रेवती गाय को इधर से जाती हुई देखा क्या? चाची चाची, जब मैं घर से आ रही थी तब मैंने देखा था कि एक बूढ़ा एक मुर्गी और एक गाय को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। ये सुनते ही कुसुम के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथ पैर जैसे बेजान हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। देवव्रत उसके पीछे भागा। क्या देवव्रत और कुसुम रेवती गाय को ढूंढ पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए हमारे चैनल मंगल वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें।